सेहरे की जगह कफन भेज देना। आज से कांसीराम घर वापस नहीं आएगा। आज से कांसीराम अपने सारे नात रिश्तेदारों से सारी रिश्तेदारियां तोड़ता है। आज से कांसीराम अपने लिए कोई घर नहीं बनाएगा। आज से कांसीराम शादी विवाह नहीं करेगा। आज से कांसीराम अपने नाम 1 इंच जमीन नहीं बनाएगा। पूरी की पूरी जिंदगी बहुजन समाज के लिए लगा करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन मूवमेंट आंदोलन को पूरा करने का काम करेगा। मित्रों, 62-63 में चूंकि 57-58 में ही नौकरी पा गए थे साहब कांसीराम, और 62-63 में नौकरी से लात मार दिए और फिर अध्ययन करना शुरू किया कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस अधूरे सपने को पूरा करना है, फिर मुझे करना क्या चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरपीआई की परिकल्पना किए थे। 1957 में आरपीआई बनी थी, लेकिन 1956 में ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हो गया था। लेकिन आरपीआई की पूरी परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किए थे। पूरा बाइलाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखे थे। आरपीआई चल रही थी। मानवर कांसीराम भी उसी आरपीआई में जाकर के काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि मानवर साहब को लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाई गई आरपीआई है तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगी। आरपीआई मुंबई महाराष्ट्र में आरपीआई चल रही थी। मानवर मसीहा कांसीराम साहब मुंबई जाकर के आरपीआई में काम करना शुरू कर दिए। लेकिन आरपीआई के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो लोग भी मानवर साहब को बहुत अच्छे सलीके से नहीं देखते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हम तो अंबेडकर औलादी हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो उन लोगों को यह भी गरूर था कि हम तो अंबेडकर औलादी है। अब कांसीराम हमको बताएंगे कि आरपीआई कैसे चलेगी। मित्रों, मानव कांसीराम साहब ने उस आरपीआई के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और लास्ट में आरपीआई कांग्रेस से गठबंधन कर लेती है। पहले इस लोकसभा का जो चुनाव होता था, लोकसभा में सीटें होती थी वो 545 सीटें होती थी। आज 525 सीटें हो गई हैं। तो 525 सीटों में 545 सीटों में एक सीट पर आरपीआई लड़ेगी और 544 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। ऐसा गठबंधन हुआ कांग्रेस और आरपीआई के लोगों का। मानवर कांसीराम साहब को मालूम हो गया कि आरपीआई से कुछ भला होने वाला नहीं हमारे लोगों का। इसलिए 1971 में मानवर कांसीराम साहब ने आरपीआई को छोड़ दिया और आरपीआई को छोड़ करके सीधे दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर के सोचना शुरू किए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाई गई पार्टी खंड खंड हो गई, टूट गई। आखिर कारण क्या था? आखिर कारण क्या था? क्योंकि 1956 में अपने जीवन के अंतिम समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समाप्त करके आरपीआई की परिकल्पना किया था। लेकिन जब आरपीआई का 13 खंड हो गए तो मानवर कांसीराम साहब को लगा कि यहां कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए मानवर कांसीराम साहब अपनी मीटिंगों में कहते थे कि हम महाराष्ट्र से उखाड़े हुए पौधे को लेकर के यूपी में आया था। मानवर कांसीराम साहब अपनी मीटिंगों में कहा करते थे कि हम महाराष्ट्र से उखाड़े हुए पौधे को लेकर के उत्तर प्रदेश में आकर लगाने का काम किया था। मानवर कांसीराम साहब ने चिंतन किया, सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाई गई आरपीआई के 13 खंड हो गए, खत्म हो गई, आखिर क्यों? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि उस समय एससी एसटी एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारे समाज के आरक्षण के वास्ते में, चूंकि आपको आरक्षण 24 सितंबर 1932 को मिल गया था एससी एसटी समाज के लोगों को, तो हमारे समाज के लोगों को जो आरक्षण के माध्यम से जो सरकारी नौकरी में आ गए थे, उन लोगों ने एससी एसटी
एसोसिएशन बनाया था, लेकिन इससे वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करते थे। और एक आध तो महापुरुषों की जयंती भी बना लेते थे। जैसे आज की भी डेट में हमारी बहन संजू चौधरी बोल रही थी कि हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी जो आरक्षण के माध्यम से सरकारी सर्विस में है, उन लोगों ने छोटा मोटा अपना संगठन बनाया है, लेकिन उस संगठन के माध्यम से वो केवल अपना भला करते हैं, अपने लोगों का भला करते हैं। लेकिन कांशीराम साहब कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के मार्फत आरक्षण से नौकरी तो आपको मिल गई, लेकिन आप जिस समाज से मिलान करते हैं उस आरक्षण का लाभ उस समाज को क्या मिला? आपको अपने ट्रेजरी से, तनख्वाह से, अपने टैलेंट से, अपने बुद्धि बैंक से, जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जिस समाज से निकल करके आप आए, आरक्षण के माध्यम से नौकरी मिली, आप पलट करके उधर देखने का काम नहीं किए, उस आरक्षण का लाभ समाज के अन्य लोगों को नहीं मिला। एक तो यह चिंतन किया माननीय कांशीराम साहब ने, और दूसरा चिंतन किया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज लंबे समय तक राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने 1973 में दिल्ली में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसको बामसेफ कहा जाता है, बामसेफ नामक संगठन बनाने का काम किया। और तमाम पूना के और दिल्ली के अधिकारी कर्मचारी थे मित्रों, सबकी सहमति से माननीय कांशीराम साहब ने बामसेफ बनाने का काम किया, और बड़ी तेजी से बामसेफ के माध्यम से समस्त अधिकारी कर्मचारियों को जोड़ करके और शिद्दत से बामसेफ को आगे बढ़ा रहे थे। 1978 में 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की संरचना माननीय कांशीराम साहब ने किया, और 1979 में पहला अधिवेशन पूना की धरती पर माननीय कांशीराम साहब ने किया था, और दूसरा बामसेफ का अधिवेशन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था। और 1981 में जो तीसरा अधिवेशन बामसेफ का चंडीगढ़ में हुआ, 14 अक्टूबर 1981 को चंडीगढ़ में बामसेफ का अधिवेशन करने के बाद 6 दिसंबर 1981 को माननीय कांशीराम साहब ने PS4 बनाने का काम किया, क्योंकि बामसेफ बनाने के बाद मालूम हुआ कि बामसेफ के लोगों को काम करने के लिए सीमित समय मिलता था, और क्योंकि वो स्टेज पर आकर के काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए माननीय कांशीराम साहब को लगा कि हमें कुछ ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि ताकि हम ओपनली काम कर सकें। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब तो नौकरी से त्याग पत्र दे चुके थे, लेकिन जो दूसरे बामसेफ के साथी थे उनके लिए टिकटें जा रही थी। और 1981 में ही इसी DS4 की बदौलत माननीय कांशीराम साहब ने हरियाणा में चुनाव लड़ाने का काम किया, विधानसभा का चुनाव, और 1982 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया। और जब 2% वोट मिला तो माननीय कांशीराम साहब बामसेफ और DS4 की सफलता से बहुत उत्साहित थे। उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक कोटेशन बार बार याद आता था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कोटेशन दिया था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। यह कोटेशन बार बार माननीय मसीहा कांशीराम साहब के जहन में आता था, और अगर बामसेफ और DS4 की सफलता से उत्साहित माननीय मसीहा कांशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली के लाल कटोरा मैदान में बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया मित्रों। और बहुजन समाज पार्टी बना करके DS4 के बैनर तले पहला चुनाव लोकसभा का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुजफ्फरनगर कैराना सीट से लड़ाने का काम किया था, जहां कांग्रेस के अख्तर हसन जी चुनाव लड़ रहे थे, जनरल सीट थी।
और 45,000 वोट पाक बहन जी को मिला। कांग्रेस की हालत खराब हो गई। और 1985 में बिजनौर में उपचुनाव हुआ। जब बिजनौर में उपचुनाव हुआ सुरक्षित सीट पर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को साहब कांसीराम साहब ने चुनाव लड़वाया और वहां से कांग्रेस के नेता मीरा कुमार लड़ रही थी। रामविलास पासवान एलजी से लड़ रहे थे, एलजेपी से। माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपनी कार्यकुशलता की बदौलत कांग्रेस के लोगों को नाको चना चबवाने के लिए मजबूर कर दिया और बहुत मामूली वोट से मीरा कुमार जीत पाए। और इधर 1984 में घटनाक्रम हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनका बेटा जो हवाई जहाज का ड्राइवर था, पायलट था, वो रातों रात इस देश का मुगल आजम बन गया। लेकिन 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी और साहब कांसीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी राजीव गांधी को, उस चुनाव में राजीव गांधी को सफलता मिली, सरकार बनी उनकी, लेकिन ना को चना चबाने के लिए मजबूर हो गए मित्रों। और जब 1985 में जो हमारे बाम साहब के साथी थे, बाम साहब की संरचना करते समय माननीय मसीहा कांसीराम साहब के साथ तेजेंद्र हिल्ली, बीडी बोरकर, डीके खापर्डे, मेश्राम, ये सारे साथी थे। 1985 में बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन पंजाब में हुआ। तेजेंद्र सिंह झिल्ली ने कहा कि मुझे इस पंजाब की धरती पर अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना है। माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि आप बाम साहब के साथी हो, बाम साहब के लोगों को चुनाव से दूर रहना है। और उधर बीएसपी की बदौलत कांग्रेस का रास्ता रुक रहा था, इसलिए राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बीएसपी को, बाम साहब को कमजोर करने की नीयत से पंजाब के गवर्नर अर्जुन सिंह और अभी गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस को अलविदा करके गए हैं, गुलाम नबी आजाद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एसपी चौहान जी, तीनों लोगों को लगाया था कि किसी तरह से बाम साहब में सेध लगाई जाए, क्योंकि बाम साहब की बदौलत कांसीराम बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बाम साहब की बदौलत बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से इस देश में अपना पांव पसार रही है। अगर इनको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में कांग्रेस को पूरी देश से छुट्टी करने का काम ये कांग्रेस बीएसपी के लोग करेंगे। मित्रों, तेजेंद्र सिंह झिल्ली को जब साहब कांसीराम साहब ने मना किया कि आप अपनी बेटी को चुनाव नहीं लड़ा सकते, लेकिन वो नहीं माने। राजीव गांधी को अच्छा मौका मिल गया और इन्हीं लोगों को मिला करके बाम साहब में डिवाइडेशन कर दिया। और जब 14 अप्रैल 1984 को साहब कांसीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाया था, इससे जितने बाम साहब के साथी थे, तेजेंद्र झिल्ली, मेश्राम, बीडी बोरकर, डीके खापर्डे, ये सारे लोग नाराज थे। सारे लोग कह रहे थे कि नहीं साहब पार्टी मत बनाइए। लेकिन जब साहब ने पार्टी बना दिया तो इन लोगों ने बाम साहब में दो फाड़ कर दिया और उस बाम साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र झिल्ली बन गए और बीएसपी का शैडो बाम साहब जो साहब कांसीराम साहब चलाते थे, वो साहब कांसीराम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। साहब कांसीराम साहब ने अपने उस बाम साहब की बदौलत बहुजन समाज पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया मित्रों। और इन बाम साहब के हमारे साथियों ने माननीय कांसीराम साहब को उस बाम साहब को रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास करना शुरू कर दिया। मैं इसलिए आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं मित्रों कि हमें सही जानकारी रहनी चाहिए। माननीय कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने जब बीएसपी का गठन किया था तो उन्होंने नारा दिया था तो जो इस देश में गिरे हुए लोग हैं और जो गिराए गए लोग हैं उनको चलने लायक बनाना है। जो इस देश में गिरे हुए लोग हैं और जो गिराए गए लोग हैं उनको चलने लायक बनाना है। और सिर्फ चलने लायक नहीं बनाना है, बल्कि ऐसा चलने लायक बनाना है जो इस देश की शासन और सत्ता चला सके, ऐसा चलने लायक बनाना है। और माननीय कांसीराम साहब ने केवल कहा ही नहीं बल्कि कहकर दिखाने का काम किया और 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम किया मित्रों।
इसलिए हम आज मानवर मसीहा कांसी राम साहब कैसे पूर्णिमा दिवस पर हम उनके संघर्ष की चर्चा कर रहे हैं, हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं, हम उनके जीवन दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं कि काश मानव मसीहा कांसी राम साहब अगर हमारे बीच होते तो शायद आज बहुजन समाज पार्टी और हमारे माननीय बहन कुमारी मायावती जी का रुतबा कुछ और होता। लेकिन मित्रों, मानव मसीहा कांसी राम साहब तो हम लोगों को छोड़ कर गए, लेकिन अपने निर्देशन में, अपने देखरेख में अपना एक ऐसा उत्तराधिकारी नियुक्त किया जो कैडर मिशन से पूरी तरह से लैस होकर के बहुजन समाज पार्टी को रातों दिन आगे बढ़ाने का काम कर रही है हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए एक बार फिर से हमें आज इस 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तैयार करके जाना है, संकल्प लेके जाना है कि होने वाले ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और मित्रों आप सब लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीविजन सब लोग देख रहे हैं, रुझान इस तरह से बन रहे हैं, रुझान इस तरह से बन रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री हमारी नेता, हमारी बहन कुमारी मायावती जी बनेगी और कोई बनने वाला नहीं है। मित्रों, अगर आप विपक्ष को उठा करके देख रहे तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के व्यक्तित्व के बराबर का कोई लीडर नहीं है मित्रों। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, एक शेर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार चल रही है, जुल्म और जाति चरम सीमा पर है। आपको बताने की जरूरत नहीं है मित्रों, सरेआम हमारी मां बहनों की अस्मत लूट ली जा रही है, और ये गूंगी बहरी सरकार, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, हमारे लोगों की सुनवाई नहीं कर रही मित्रों। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं इस शेर के माध्यम से कि लाख दलदल हो। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म जाति की सरकार है, निश्चित रूप से हमारे लोगों पर जुल्म जाति कर रही है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है कि लाख दलदल हो, पैर जमाए रखना, लाख दलदल हो, पैर जमाए रखना, दर्द कितना भी हो, धैर्य बनाए रखना। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अरे बहन जी को पीएम बनाने तक हौसला तो बनाए रखिए, अरे बहन जी को पीएम बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मंचासीन सभी अतिथियों का और मंदिर के कोने कोने से आए समस्त बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।